तो बच्चों ठोस अवस्था लेसन आज आपका खत्म होने जा रहा है। आज है इसका लास्ट एपिसोड। आज लेसन खत्म कर लेते हैं। कल मैं आपको इस लेसन को रिवाइज करने का टाइम दे देता हूं और परसों एक शानदार सा एक लाइव सेशन रखते हैं। उसके अंदर ठोस अवस्था लेसन के सिर्फ 12th बेस्ड सिंपल क्वेश्चन जो है वो लाइव क्लास में मैं आपसे पूछूंगा और आपको आंसर देने होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके का एक बढ़िया सा सेशन हम रखेंगे। आज की एक लास्ट क्लास पढ़ लेते हैं और लास्ट एपिसोड है एपिसोड नंबर 23। टॉपिक का नाम है चुंबकीय गुण। चलिए बच्चों शुरू करते हैं चुंबकीय गुण। देखिए पहली बात आपको जान लेनी है कि चुंबकीय गुण जो है वो प्रत्येक पदार्थ में होते हैं। हर पदार्थ के अंदर प्रत्येक पदार्थ चुंबकीय गुण रखता है। ठीक है, चुंबकीय गुण कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण रखता है। ठीक है, हर पदार्थ चुंबकीय गुण रखता है। अब हर पदार्थ क्यों रखता है? क्योंकि हर पदार्थ जो है या तो परमाणुओं से मिलकर बना होता है या अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो परमाणु या अणु में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई गति करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक पदार्थ चुंबकीय गुण क्यों रखता है कि इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गतियों के कारण। क्यों चुंबकीय गुण रखता है? इलेक्ट्रॉनों की गतियों के कारण। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों की गतियों के कारण क्या होता है? उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, या मैं कहूं चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। जो किसी भी पदार्थ परमाणु या अणु से मिलकर बना होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन गतियां करते हैं, उसकी वजह से चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसी के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई। अब यहां पर एक बात देखें कि मैंने क्या कहा है कि पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गतियों के कारण जो है चुंबकीय गुण होता है। अब गतियां लिखी है, गति नहीं लिखी। गतियां क्यों लिखी है? क्योंकि ये दो प्रकार की गतियां करता है। कौन कौन सी गति करता है? तो यूं देख लें आप, दो प्रकार की ये गतियां करता है। दो प्रकार की गतियां करता है। देखो, इलेक्ट्रॉन जब किसी परमाणु में घूमता है या अणु में घूमता है तो क्या होता है कि नाभिक होता है बीचों बीच में, और नाभिक के चारों तरफ एक तो इलेक्ट्रॉन यूं घूमता है। इसको हम इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति या घूर्णन गति कहते हैं। कक्षीय गति या घूर्णन गति कहते हैं, यूं जो घूमता है। लेकिन इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर यूं चक्रण भी करता है, ऐसे भी घूमता है, ऐसे। ये चक्रण गति है। ये कौन सी गति है? घूर्णन गति है। और ये कौन सी गति है? ये कौन सी है? ये चक्रण गति है। तो दो प्रकार की गतियां करता है, इसलिए उसके अंदर चुंबकीय गुण भी दो प्रकार की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो दो प्रकार की गतियां कौन कौन सी हैं? एक तो है कक्षीय गति। कौन सी गति है? कक्षीय गति, जिसको अपने घूर्णन गति भी कहते हैं। कौन सी गति? कक्षीय गति या घूर्णन गति। और दूसरी गति कौन सी है? चक्रण गति। कौन सी गति है बच्चों? चक्रण गति है। ठीक है, तो दो प्रकार की गतियां करते हैं। तो दो प्रकार की गति करेंगे तो दो प्रकार का है घूर्णन उत्पन्न होगा। एक तो कक्षीय घूर्णन उत्पन्न होगा, एक तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक है, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा किस गति से? कक्षीय गति की वजह से। और चक्रण गति की वजह से कौन सा उत्पन्न होगा? चक्रण आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो दो प्रकार का आघूर्ण उत्पन्न होगा। जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है इसको हम प्रदर्शित करते हैं म्यू एल से, और जो चक्रण आघूर्ण है इसको हम प्रदर्शित करते हैं म्यू एस से। ठीक है बच्चों, तो दो प्रकार की गतियां करता है, एक तो ये वाली घूर्णन गति और एक ये वाली चक्रण गति। ठीक है, और घूर्णन या कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा उसको अपने कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे और म्यू एल से प्रदर्शित करेंगे। और जो चक्रण गति से आघूर्ण उत्पन्न होगा, कक्षीय या चक्रण चुंबकीय जो आघूर्ण उत्पन्न होगा उसको अपने कहेंगे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण को अपने कहेंगे म्यू एस। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे पदार्थ के चुंबकीय गुण को कहूं तो किसी पदार्थ का चुंबकीय गुण जो है वो दो गतियों के कारण हो गया।
चुंबकीय आघूर्ण जो है इसका, किसी भी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों के कारण हो गया, इसलिए इसको मैं लिखूंगा म्यू। ठीक है, और म्यू बराबर किसके बराबर होता है? इन दोनों गतियों के योग के, दोनों आघूर्णों के योग के बराबर होता है। म्यू एल प्लस म्यू एस के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ के अंदर जो, हर पदार्थ चुंबकीय गुण रखता है, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं, और गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, और दो प्रकार की गतियां करते हैं, इसलिए दो प्रकार का चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, एक कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, एक चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। अगर मैं पूरे पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण की बात करूंगा तो वो म्यू किसके बराबर आएगा? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के योग के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाओ आप नेक्स्ट बात, कि जो चुंबकीय आघूर्ण है इसका मात्रक क्या होता है। ये बातें कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आनी चाहिए। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक जो है वो होता है बोर मैग्नेटॉन। क्या होता है बच्चों? बोर मैग्नेटॉन जो है इसका मात्रक होता है, इसको म्यू बी से प्रदर्शित करते हैं। बोर मैग्नेटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू बी से। ठीक है, और एक म्यू बी बराबर किसके बराबर होता है? एक म्यू बी बराबर होता है 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा? एक म्यू बी बराबर होता है 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब ये जो कुछ बातें मैंने लिखी है ना, कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? बोर मैग्नेटॉन। एक बोर मैग्नेटॉन बराबर होता है 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और कौन कौन सी गतियों के कारण चुंबकीय गुण होता है, ये सारी बातें जो है, इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए तो आपको आंसर इनके आने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, जो प्रत्येक पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण हो गए, वो उनको 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है। साफ कर रहा हूं मैं इसको। चलिए, अब चुंबकीय गुण 5 प्रकार के हो जाएंगे हर पदार्थ के अंदर। कौन कौन से गुण हो जाएंगे भाई? 5। उनको मैं 1 बाय 1 लिख लेता हूं, और ये जो पांचों गुण हैं ये हर, मतलब एग्जाम के हिसाब से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई बात आपसे पूछ ली जाती है। जैसे आपके पास पहला गुण जो है वो होता है अनुचुंबकता। चुंबकीय गुणों में एक तो होता है अनुचुंबकता, एक होता है प्रतिचुंबकता, प्रतिचुंबकता। ठीक है, और एक होता है आपके पास, तीसरा है लोह चुंबकता, लोह चुंबकता, और एक होता है प्रतिलोह चुंबकता, प्रतिलोह चुंबकता, और एक होता है लघु लोह चुंबकता, लघु लोह चुंबकता। ये 5 प्रकार के चुंबकीय गुण होते हैं प्रत्येक पदार्थ के अंदर। ठीक है, इसको अपने पैरामैग्नेटिक कहते हैं, इसको डायमैग्नेटिज्म कहते हैं, इसको पैरामैग्नेटिज्म, इसको डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। लेकिन इनका जो है इंग्लिश नाम भी आपको आना चाहिए। इस लोह चुंबकता को फेरोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं, क्योंकि लोह चुंबकता को ऐसे करके भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ किसको कहते हैं, या फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ऐसे लिख करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फेरोमैग्नेटिज्म ही लोह चुंबकता है। तो आपको इसके ऐसा लिख दिया जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। और प्रतिलोह चुंबकता को एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। इंग्लिश में इसको प्रति फेरोमैग्नेटिज्म भी लिखा हो सकता है, ऐसे हिंदी में लिख करके भी प्रश्न पूछ लेता है इसको। और लघु लोह चुंबकता को फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी, ये देखो ये फेरो है, ये भी फेरो है, ये फेरी मैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास फेरी मैग्नेटिज्म।
तो इसको जो है ऐसे करके भी फेरी मैग्नेटिज्म करके भी जो है आपसे पूछा जा सकता है कि फेरी मैग्नेटिज्म क्या है। तो आपको घबराना नहीं है, जो फेरी मैग्नेटिज्म है वो लघु लोह चुंबकत्व ही है। ठीक है, तो इसको अपने 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। आपको पहले ये 5 नाम जो है इसी तरीके से लिख लें। ठीक है, इसको पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं, इसको कहते हैं पैरा। स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है लेकिन ध्यान रखना, अपने मैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं, और इसको कहते हैं डाया मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये देख लेना, स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है लेकिन हाँ, इसको कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये जो है 5 जो है इसके नाम हो जाएंगे। अब क्या करना है कि इसको अपने 1 बाय 1 पढ़ते हैं। मैं इंग्लिश नाम सारे हटा देता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एक करके अपने पढ़ते हैं इसको। ये लो, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इंग्लिश नाम इसके हटा देता हूं। चलिए, पहला आता है अनुचुंबकत्व। पहला अपने पढ़ते हैं अनुचुंबकत्व, इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, ये लो, ये नहीं, ये इसको पहले को पढ़ रहे हैं। अनुचुंबकत्व के अंदर पहली बात जो लिखनी है वो ये अनुचुंबकत्व का मतलब है कि ये चुंबकीय क्षेत्र में जब इस पदार्थ के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो बाहर से चुंबकीय क्षेत्र, मान लो ये पदार्थ है, इसके बाहर मैंने चुंबक रख दिया, ठीक है, मैग्नेट रख दिया, तो बाहर से जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से क्या होता है बच्चों? आकर्षित होता है, दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। ठीक है, उसे अपने अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस गुण को हम अनुचुंबकता कहते हैं। तो एक तो ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, और दूसरा किस दिशा में होते हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होते हैं। बाहर से जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। जिस दिशा में बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है उसी दिशा में चुंबकीय ये क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। चलिए, फिर तीसरी बात जो है वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट लाइन हर किसी ने लिखनी है, ये बात नहीं भूलनी। इधर देखो, क्योंकि इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ऐसे होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास कक्षक है और इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकता है या एक से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं? दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, और फिर इसके अंदर क्या लिखना है कि जब इसका चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है, ठीक है, जैसे मान लो अगर यूं कर दिया कि भाई इसको मैंने चुंबकीय क्षेत्र में लगा दिया तो ये भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगा, लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया तो इसका भी चुंबकीय गुण जो है वो खत्म हो जाएगा, चुंबकीय व्यवहार खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर ये भी अपना चुंबकीय गुण जो है वो खो देते हैं। चुंबकीय गुण जो है वो क्या देते हैं? खो देते हैं। मतलब इसका चुंबकीय गुण भी जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाएगा। अब इसके मुख्य रूप से बात जो करनी है वो करनी है इसके उदाहरण। ठीक है, तो इसके उदाहरण कौन से होते हैं? तो ध्यान देना बच्चों की O2, क्योंकि O2 का जब अपने MOT के आधार पर कक्षीय आरेख बनाते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए ये कैसा गुण प्रदर्शित करता है? अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। O2 हो गया, फिर आपके पास Cu+2 हो गया, ठीक है, आपके पास Fe+3 हो गया, आपके पास Cr+3 हो गया। ये जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय गुण हमारे पास प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बातें हमने करी अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। अनुचुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित, और किस दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही आकर्षित।
क्यों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लोगे तो इसका चुंबकीय गुण भी जो है वो खत्म हो जाएगा। और उदाहरण कौन से हैं? O2, Cu+2, Fe+3, Cr+3। ठीक है, ये उदाहरण जो है आवश्यक रूप से आप याद कर लें। ठीक है, चलिए ये हो गया भैया आपके पास अणु चुंबकीय पदार्थ कंप्लीट। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब मैं बात करता हूं प्रतिलोह प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकत्व का। चलिए अब जो प्रतिचुंबकत्व है, ये अनुचुंबकत्व को हटा देता हूं मैं। अब अपने क्या क्या पढ़ रहे हैं? अब अपने पढ़ रहे हैं प्रतिचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर पहली लाइन जो बनेगी वो ये बनेगी कि ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से क्या होंगे बच्चों? प्रतिकर्षित होंगे। क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, और किस दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकत्व के सारा ऑपोजिट लिखना है। ठीक है, अब ये आकर्षित थे तो प्रतिचुंबकीय क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। किस दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण तो था अनुचुंबकत्व, और प्रतिचुंबकत्व जो है वो किसके कारण होगा? युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होगा, कि इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित अवस्था में होते हैं। और युग्मित अवस्था में होने के कारण क्या है कि यूं युग्मित होंगे, जैसे एक यूं और एक यूं। आपको पता है कि एक कक्षक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण करते हुए पाए जाते हैं, तो उसको अपने युग्मित अवस्था कहते हैं। ये युग्मित अवस्था में है। ठीक है, अब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चक्रण कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो दूसरा जो है इसके चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देगा? निरस्त कर देगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत आघूर्ण, विपरीत जो है वो चक्रण कर रहे हैं। अगर एक इस दिशा में है तो दूसरा इस दिशा में है, और इसके चुंबकीय आघूर्ण को ये क्या कर देता है? निरस्त कर देता है। इसलिए यहां पर कोई चुंबकीय गुण नहीं रहता, यहां पर कोई चुंबकीय गुण नहीं रहता, चुंबकीय गुण नहीं रहता। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपने लिख लेनी है। अच्छा, और सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम ये लाइन भी कह सकते हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। किनमें? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, और ये तो बात अपने को लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसकी जगह हमने नई लाइन लिख ली कि ये चुंबकीय गुण जो है वो नहीं रखता। क्यों? क्योंकि ये एक जो है इलेक्ट्रॉन दूसरे के चुंबकीय विपरीत चक्रण कर रहे होते हैं, तो ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। चलिए अब इसके उदाहरण जो है, उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। उदाहरण जो है वो आपके पास है NaCl, H2O, C6H6। ये जो कुछ पदार्थ है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आपको चार ही लाइन याद रखनी है कि प्रतिचुंबकत्व पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होते हैं, और युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होते हैं। और ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के विपरीत चक्रण कर रहा होता है, इसलिए एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, इसलिए कोई चुंबकीय गुण नहीं रखता। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब सारे के सारे युग्मित होते हैं, तो इसका मतलब हम ये भी तो कह ही सकते हैं ना कि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फिर उदाहरण NaCl, H2O और C6H6 मतलब बेंजीन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको प्रतिचुंबकत्व जो है ये भी याद कर लेना है। ठीक है, आपके पास पेपर में प्रश्न आएगा अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखो, उदाहरण सहित अंतर लिखो, तो आप आराम से लिख पाओगे। चलिए ये भी बात आपकी हो गई कंप्लीट। साथ के साथ याद कर लो, इसको ऐसा मत छोड़ना कि भाई अभी तो सर पढ़ा रहे हैं बाद में हम रट्टे फट्टे मारेंगे, ऐसा नहीं है, अभी खत्म करो इसको। ठीक है, साथ के साथ फिनिश करना है। चलिए अब आ जाओ आप नेक्स्ट, लोह चुंबकीय पदार्थ। इसके लिए ये लोह चुंबकीय पदार्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, और बाकी वाले तीनों उसके बाद जो है वैसे इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, क्योंकि आपको एक विशेष बात मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक है, ये भी बात हो गई है कंप्लीट प्रतिचुंबकत्व की। अब अपने शुरू करते हैं नेक्स्ट, लोह चुंबकत्व। ठीक है, यहां पर मैं इसको अलग से लिख देता हूं, लोह चुंबकत्व। देखें अब अपने पढ़ने जा रहे हैं क्या? लोह चुंबकत्व।
देखिए, लोह चुंबकत्व में सबसे पहले तो एक बात जाननी है, एक शब्द सीखना है जिसको कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। ठीक है, तो मैं यहां पर पहले डोमेन जो है अलग साइड में एक डोमेन समझा देता हूं कि डोमेन क्या होता है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु तो होते हैं, जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ में थे वैसे लोह चुंबकीय पदार्थों में भी होते हैं। क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक ठोस का टुकड़ा था। इधर देखना बच्चों, डोमेन को सीखना जरूरी है। ठीक है, क्या था कि ये एक किसी ठोस का टुकड़ा था, इसके अंदर अलग अलग परमाणु थे जो एक इस दिशा में चक्रण कर रहे थे। किसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो थे, लेकिन कोई इस दिशा में चक्रण कर रहा था, कोई इस दिशा में, 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 और कोई इस दिशा में, फिर कोई इस दिशा में। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है कि समान दिशा में चक्रण करने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त जो परमाणु है ना, वो मिलकर के एक समूह बना लेते हैं। कैसे? कि मतलब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, इधर चक्रण कर रहा था, तो ये प्लस में ऐसे ही चक्रण करने वाला एक, ये और कौन सा, ये मिलकर के एक समूह बना लेते हैं इस तरीके का। ये क्या मिलकर के क्या बना लेते हैं? एक समूह बना लेते हैं। मतलब ये क्या है? ये क्या था? ये थे परमाणु। क्या था? इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था और समान चक्रण कर रहे थे। ठीक है, तो समान चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु जो है आपस में मिलकर के एक समूह बना लेते हैं। इसी प्रकार से ये परमाणु और ये मिलकर के एक समूह बना लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से ये परमाणु और ये परमाणु जो नीचे की तरफ चक्रण कर रहे हैं, ये मिलकर के एक समूह बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो परमाणुओं का समूह बन जाएगा, इसी को मैं नाम दे रहा हूं डोमेन। क्या नाम दे रहा हूं? डोमेन। ठीक है, तो आप समझ लेंगे कि किसी ठोस के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे। कोई इधर चक्रण कर रहे होंगे, कोई ऊपर कर रहे होंगे, कोई नीचे कर रहे होंगे, कोई इधर कर रहे होंगे। अब जो समान चक्रण करने वाले परमाणुओं का जो समूह है ना, वो परमाणु जो मिलकर के एक समूह बना लेंगे, और उसी समूह को मैं क्या कहूंगा? डोमेन। ये तो है परमाणु, ये है डोमेन। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु है और ये परमाणुओं का समूह है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं? डोमेन। ठीक है, तो आप पहले तो यहां पर डोमेन जो है वो की परिभाषा लिख लेंगे। यहां पर लिख देता हूं डोमेन की परिभाषा। क्या होगा कि होते ये लोह चुंबकीय पदार्थों में होते हैं, तो आप यूं भी लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थों में, या अपने यूं लिख देते हैं लोह चुंबकीय पदार्थों, ऐसे लिख देते हैं ठोस पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त समान चक्रण करने वाले परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है बच्चों? डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो अब ये डोमेन शब्द जो है ये ढंग से सीख लो, क्योंकि ये डोमेन शब्द ही इन तीनों के अंदर अब डोमेन ही यूज होना है। ठीक है, इससे पहले इन दोनों के अंदर तो क्या शब्द यूज होता था? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब इसके अंदर क्या यूज होगा? डोमेन। ठीक है, इसके अंदर हम कहते थे इसमें अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात तो इन दोनों के लिए थी, लेकिन इन तीनों को अपने एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इन तीनों के अंदर कौन सा शब्द काम में लेंगे? डोमेन। और इन दोनों के अंदर कौन सा शब्द काम में ले रहे थे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहां होते हैं या नहीं होते हैं। अब इन तीनों में डोमेन शब्द यूज करेंगे। अब डोमेन का क्या मतलब होगा वो अपने पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप इस डोमेन का अलग से परिभाषा ले लो, फिर मैं इसको साफ करता हूं और यहां पर आ जाता हूं लोह चुंबकीय पदार्थों के अंदर। ठीक है, चलिए, तो आप ये देखेंगे, इसको मैं करूं साफ। चलिए, डोमेन आपने समझ लिया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त समान चक्रण करते हुए परमाणुओं का जो समूह है उसी को मैं क्या कहता हूं? डोमेन कहता हूं। ठीक है, तो जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, वो इस तरीके के होते हैं। जैसे ये मेरे पास एक लोह चुंबकीय पदार्थ था, अभी मैं पहले बना देता हूं, फिर इसकी लाइनें बन जाएंगी। देखें,
ये मेरे पास लोह चुंबकीय पदार्थ था। इसके अंदर जो डोमेन थे ना, वो डोमेन ये इस तरीके से अलग अलग दिशाओं में संरेखित थे। अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये डोमेन है, ये डोमेन है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डोमेन है, परमाणुओं का समूह है। और ये इस दिशा में आ गया, ठीक है, ये इस दिशा में आ गया, ये इस दिशा में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लोह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उसमें डोमेन जो है वो भिन्न दिशाओं में संरेखित होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन जो है वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में संरेखित होते हैं। डोमेन जो है वो भिन्न दिशाओं में संरेखित होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही इसके अंदर बाह्य चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, मतलब बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो ये सारे के सारे डोमेन जो है वो क्या होता है कि एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये सारे के सारे डोमेन एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं इस तरीके से, जिससे इनका चुंबकीय क्षेत्र आघूर्ण जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर सभी डोमेन एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, ठीक है, एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिससे इसका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका चुंबकीय आघूर्ण जो है वो क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्या हो कि अगर अब हम चुंबकीय क्षेत्र हटा लें, ठीक है, अब क्या कर लें कि चुंबकीय क्षेत्र हटा लें, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लोगे ना, फिर भी ये डोमेन उसी दिशा में रहेंगे, एक ही दिशा में रहेंगे, ठीक है। तो एक ही दिशा में रहते हैं ये लोग, ये जो डोमेन है ये इसी दिशा में है कि आपने जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया तब तो ये एक दिशा में हो गए, अब चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया फिर भी ये उसी दिशा में, एक ही दिशा में संरेखित हैं। मतलब अब ये क्या बन चुके हैं बच्चों, ये स्थायी चुंबक बन चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में बात होगी। क्या कहेंगे अपने लोह चुंबकीय पदार्थ, क्या होंगे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें समान चक्रण करने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुओं का समूह जो है जिसे हम डोमेन कहते हैं, वो लोह चुंबकीय पदार्थ में डोमेन जो है भिन्न दिशाओं में संरेखित होते हैं और इनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये सभी डोमेन एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिससे इसका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाता है। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी ये डोमेन उसी दिशा में संरेखित रहते हैं, एक ही दिशा में संरेखित रहते हैं, मतलब ये स्थायी चुंबक बन जाते हैं, ठीक है। तो मतलब लोह चुंबकीय पदार्थों को स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है और ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। ये अणुचुंबकीय पदार्थ तो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थ जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ठीक है। और इनको स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है, ये तो मैंने बता ही दिया। अब इसका उदाहरण देख लो, इसका उदाहरण देखो, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर कर लेना बच्चों कि इसके जो उदाहरण हैं वो है हमारे पास एक तो आयरन, कोबाल्ट और निकल, इसके अलावा है गैडोलीनियम और एक है अपने पास क्या, CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो है इसके क्या हो जाएंगे बच्चों, उदाहरण हो जाएंगे, किसके, लोह चुंबकीय पदार्थ के। क्लियर। तो अब मैं आपको कुछ लाइनें बोलता हूं, आप लाइनें लिख सकते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, कुछ ठोस पदार्थों में क्या होता है कि समान चक्रण करने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों युक्त परमाणु
परस्पर मिलकर के क्या करते हैं, परमाणुओं का समूह बना लेते हैं जिसे डोमेन कहते हैं। और लोह चुंबकीय पदार्थों के अंदर डोमेन भिन्न दिशाओं में संरेखित रहते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर सभी डोमेन एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिससे इनका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाता है। ठीक है, अब फिर कहता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है तो फिर भी ये चुंबकीय जो डोमेन है एक ही दिशा में संरेखित रहते हैं, अतः ये स्थायी चुंबक बन चुके होते हैं, स्थायी चुंबक बन जाते हैं। मान लो अगर इनको जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखाया जाए तो कुछ समय बाद ये स्थायी चुंबक बन सकते हैं। ठीक है, खुद ही चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। चलिए फिर, और ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। उदाहरण जो है FeCO, Ni, गैडोलिनियम, CrO2, ये उदाहरण जो है आप विशेष रूप से ध्यान रखें, याद रखने हैं। चलिए, लोह चुंबकत्व भी इसका हो गया आपका फिनिश, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हमने बात करते हैं, एक पाठ्यनिहित प्रश्न है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको उत्तर बताना है बच्चों। एक पाठ्यनिहित प्रश्न है, पाठ्यनिहित प्रश्न है, ठीक है, 1.24 1.24 प्रश्न है। क्या प्रश्न है? प्रश्न कहता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ में से किसे स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है, या प्रबल स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है, या अच्छा स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ में से किसे स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है और क्यों? ठीक है, तो ये जो है आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। पाठ्यनिहित प्रश्न 1.24 है, इसका आंसर आप मुझे दोगे कि लोह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में से किसे स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है और क्यों। पहले तो आप मुझे ये बता दो कि किसे बनाया जा सकता है, कमेंट में तो ये बता दो, और क्यों बनाया जा सकता है इसका आंसर जो है आप लिख करके बता देना, क्योंकि आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपने बात करते हैं प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में। चलिए इसको मैं साफ कर रहा हूं। पाठ्यनिहित प्रश्न 1.24 का जो है आंसर आप मुझे देंगे। अब आ जाओ आप प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ का प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है ना, फेरोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, तो भी यही सब लिखना था, क्योंकि लोह चुंबकत्व को ही फेरोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। चलिए अब अपने बात करते हैं चौथा पॉइंट, क्या, प्रतिलोह चुंबकत्व। प्रतिलोह चुंबकत्व, देखो प्रतिलोह चुंबकत्व पदार्थों में क्या होता है कि ये जो डोमेन होते हैं, अब मैंने कहा कि भाई आप लोह चुंबकत्व के बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शब्द काम में नहीं लोगे, क्या लोगे, डोमेन शब्द काम में लोगे। ठीक है, तो प्रतिलोह चुंबकत्व पदार्थों के अंदर डोमेन जो है वो परस्पर विपरीत दिशा में संरेखित रहते हैं, समान परिमाण में और विपरीत दिशा में संरेखित रहते हैं। ठीक है, अब विपरीत दिशा में संरेखित होने की वजह से ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को खत्म कर देते हैं, और खत्म कर देते हैं तो ये इनका चुंबकीय गुण जो है नष्ट हो जाता है, या ये इनमें चुंबकीय गुण नहीं रहता। ठीक है, तो आप प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे कि इन पदार्थों में, इन प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन जो है, डोमेन समान परिमाण में परस्पर विपरीत दिशा में संरेखित रहते हैं, जिससे ये परस्पर चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण हो जाएगा इसका MnO, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, तो MnO जो है इसका एग्जांपल हो जाएगा। देखो यहां पर एक लाइन लिखी है कि समान परिमाण में, समान परिमाण का मतलब अगर दो ऊपर हैं तो दो ही नीचे हैं। ठीक है, अगर परिमाण अलग अलग हुआ, जैसे यहां पर जो है अलग अलग होते, मान लो 5 ऊपर होते 3 नीचे होते, तो वो समान परिमाण नहीं होता।
परिमाण कब समान होगा? जब जितने ऊपरी दिशा में संरेखित हैं, मतलब दो ऊपरी दिशा में है तो दो ही नीचे वाली दिशा में संरेखित हैं, तो समान परिमाण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर अगर एक यहां पर लिख दूं, ऐसे एक और बढ़ा दूं, तो ये प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा। ध्यान रखना, ये कब प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ होगा? जब समान परिमाण में विपरीत हो। अब परिमाण समान नहीं है क्योंकि 3 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। ऊपर की दिशा में चक्रण करने वाले और नीचे की दिशा में चक्रण करने वाले डोमेनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब परिमाण जो है वो समान होता है। अभी ये परिमाण समान नहीं है तो इसका मतलब ये प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ भी नहीं है। आपको जो है इनका परिमाण समान रखना होगा, ठीक है। तो इसको अपने कहते हैं प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। चलिए बच्चों, इसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है आज का अपना, जिसे अपने कहते हैं लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें बढ़िया सा। चलिए, अब लास्ट 5वां पॉइंट में आपको बता रहा हूं, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। देखो, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, इसी तरीके से डोमेन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं, लेकिन वो समान परिमाण में नहीं होते, समान परिमाण में नहीं होते, ठीक है। तो जैसे मैंने यूं बढ़ा लिया ऐसे करके, ये लो, अब क्या था कि ये इधर हो जाता, ये इधर हो जाता। तो अब बताओ बच्चों, ये समान विपरीत दिशा में तो संरेखित है, ये देखो, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ऊपर, मतलब विपरीत दिशा में तो संरेखित है लेकिन समान परिमाण में नहीं है, समान परिमाण में नहीं है, परिमाण इनका बराबर नहीं है, क्योंकि 4 ऊपर की तरफ संरेखित है और 2 नीचे की तरफ संरेखित है, ठीक है। तो इसको अपने कहते हैं लघु लोह चुंबकीय पदार्थ या फेरीमैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो क्या कहेंगे कि इसमें लघु लोह पदार्थों में क्या कहेंगे, तो देखें, लघु लोह पदार्थों की क्या लाइन में लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनमें जिनमें डोमेन परस्पर विपरीत दिशा में तो संरेखित होते हैं, विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं, परंतु समान परिमाण में नहीं होते। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, समान मात्रा में नहीं होते, ठीक है। विपरीत दिशा में तो संरेखित होते हैं लेकिन समान मात्रा में नहीं होते, इसलिए इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त तो नहीं होता, चुंबकीय आघूर्ण निरस्त तो नहीं होता। आप देख लो, निरस्त होगा क्या? नहीं होगा। अरे ये 2 इन 4 को निरस्त कैसे कर सकते हैं? निरस्त तो नहीं हो सकता, निरस्त तो नहीं होता, परंतु कम हो जाता है। परंतु क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पहले से चुंबकीय आघूर्ण जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। इन्हें लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, या इस गुण को लघु लोह चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है, पदार्थ कहते हैं। तो इस तरीके से इसकी लाइनें लिखनी है आपने। और इसके भी उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट है। उदाहरण क्या हो जाएगा? एक तो मैग्नेटाइट इसका उदाहरण हो जाएगा। मैग्नेटाइट क्या होता है? Fe3O4 मैग्नेटाइट जो है इसका उदाहरण है। और देखो एक कुछ फेराइट जैसे फेराइट किसको कहते हैं? जिसके अंदर Fe2O4 जुड़ जाए और इसके साथ एक धातु Mg जुड़ जाए तो ये मैग्नीशियम का फेराइट हो जाएगा, और अगर जिंक जुड़ जाए तो ये जिंक का फेराइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पदार्थ जो है Fe2O4 तो होगा, Fe2O4 होगा, यहाँ पे Mg, यहाँ पे जिंक, तो ये फेराइट होते हैं। तो ये जो है इसके क्या हो जाएंगे? उदाहरण। और ये हो जाएगा आपके पास लघु लोह पदार्थ, लघु लोह चुंबकत्व या लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो क्या होगा कि लघु लोह चुंबकीय कौन से होंगे? जिसमें डोमेन विपरीत दिशा में तो संरेखित होंगे लेकिन परिमाण में समान नहीं होंगे, समान मात्रा में विपरीत नहीं होंगे, ठीक है। ज्यादा ऊपर है, कम नीचे हैं। ये उल्टा भी हो सकता है, ज्यादा नीचे हो सकते हैं, कम ऊपर हो सकते हैं, लेकिन बराबर ऊपर नीचे नहीं होंगे,
ठीक है, तो इसको अपने लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो निरस्त तो नहीं होता, लेकिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण मैग्नेटाइट Fe3O4 और फेराइट MgFe2O4 ZnFe2O4। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये पांचों जो है चुंबकीय गुण जो है कंप्लीट हो गए हैं। आप फिर ध्यान दे ले, जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अनुचुंबकता और प्रतिचुंबकता में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शब्द काम में लेने हैं, कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसमें नहीं होते। लोह चुंबकीय पदार्थ में डोमेन उपस्थित होते हैं, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दो तो ये सभी एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ ये विपरीत दिशा में ही रहते हैं, चाहे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाओ ना लगाओ, ये विपरीत दिशा में ही संरेखित रहते हैं, समान परिमाण में रहते हैं। इसलिए प्रति का मतलब है कि इसका प्रति एंटी एंटी होते हैं, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, इसका चुंबकीय गुण ही निरस्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन लघु लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, लघु का मतलब हो गया कम, एंटी का मतलब विपरीत खत्म, और लघु का मतलब कम। कम का मतलब क्या हुआ कि विपरीत दिशा में तो संरेखित होते हैं लेकिन समान परिमाण में नहीं होते, इसलिए चुंबकीय गुण थोड़ा कम हो जाता है, निरस्त नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो इसका भी आप ले लें स्क्रीनशॉट, और ये लेसन हुआ आपका कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा। और ध्यान रखना, इसका एक पाठ्यनीति प्रश्न मैं बताता हूं आपको, अभ्यास प्रश्न, एक अभ्यास प्रश्न और है। पाठ्यनीति प्रश्न 1.24 तो मैंने पूछ लिया, एक अभ्यास प्रश्न 1.26 है, जिसमें इन पांचों को परिभाषित करने के लिए कहा गया है। तो आप आराम से परिभाषित कर लेंगे, मैंने आपको करके बता दिया। ठीक है, डोमेन की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी। चलिए, अब हम क्या करेंगे, परसों जो है मैं टाइम बता दूंगा, लाइव सेशन रखेंगे जिसके अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, गुड बाय। आप आज सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आपका ठोस अवस्था लेसन कितना बढ़िया तरीके से तैयार हुआ, कितना मतलब बेहतर तरीके से तैयार हुआ। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अब आप चाहे बुक को खोलें, क्वेश्चन देखें, क्या सारे एग्जाम्पल, सारे पाठ्यनीति प्रश्न, सारे अभ्यास प्रश्न आपके हुए या नहीं हुए, आप चेक कर लेना, टिक लगा लेना। एक एक पॉइंट, एक एक शब्द मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब ठोस अवस्था लेसन में कुछ नहीं बचा, जीरो, कुछ भी आपको इसके अलावा नहीं पढ़ना, सब कुछ मैंने पूरा करवा दिया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।